दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही महत्वपूर्ण मैथ्स के रिलेटेड प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में वैसे ही पूछे जाते हैं वही सेम मेथड के प्रश्न हम करने वाला है। इस लेक्चर में जो भी हमने क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सारे पीवाईक्यू से उठाए गए हैं, तो आपको मन में कोई ऐसा जो शंका नहीं रहेगी कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं। यस, डेफिनेटली इसी तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिर्फ मेथड यही होगी, सिर्फ रकम में चेंजेस होते हैं। चलिए हम यहाँ पे जो एग्जाम का अप्रोच होता है वही मेथड से हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, देखिए जब आपके सामने प्रश्न आए तो हमें कैसे उसको अप्रोच करना है वो ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए हमारे पास दो चीज़ें हमें खुद है, एक होता है HCF और दूसरा होता है LCM। ठीक है, दो चीज़ें हमें जो रेगुलर पे खोजते हैं। यहाँ पे अगर तीन संख्या है तो जब इसी तरह की जब जब आपके पास कोई भी संख्या इसी तरह की दी गई हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में दो ही टॉपिक होने चाहिए, एक HCF और दूसरा LCM। राइट, ये चीज़ें सही हो गई। अब मैं मानता हूँ 12, 15 और 60 का मेरा LCM क्या बनेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, LCM लो। राइट, कैसा, छोटी से छोटी संख्या LCM, यानी कि ऐसी संख्या जो हम इन तीनों से डिवाइड भी कर पाए, राइट, और छोटी भी हो। मान के चलते 24 से वो 12 से डिवाइड होगी, 15 और 20 से नहीं होगी। राइट, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है, तो आपको नॉर्मल ही आपको यहाँ पे जो पुरानी मेथड्स होती हैं जो HCF और LCM निकालते हैं वो बिल्कुल यूज नहीं करनी है। हमें तुरंत देखते ही पता चल जाए कि 12, 15 और 20 60 ऐसी संख्या है जिसको हम 12 से, 15 से और 20 तीनों से डिवाइड कर भी सकते हैं, और 60 के नीचे 1 से 60 के बीच में कोई भी ऐसी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो 12, 15 और 20 से डिवाइड कर पाए हम। चाहे आप कोई भी 1 से लेकर 60 के बीच में कोई भी संख्या उठा के देखिए, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम 12, 15 और 20 से डिवाइड कर पाए। सिर्फ यही तीन संख्याएं हैं जिसको हम 12, 15 और 3 से डिवाइड, तीनों से डिवाइड कर पाते हैं। वो कौन सी है, 60 है। तो अब हमें, यानी हमें पता चल गया कि हमारा आंसर कौन सा बनता है, 60 है। लेकिन अब आपके पास एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न है लेकिन आपको LCM के बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसी लिए मेथड हम यूज़ करेंगे ऑप्शन बेस्ड मेथड। 40 को सबसे पहले उठाएंगे, क्या 12 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन निकल गया। 15 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 20 से कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहा, तो ये तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ, कट गया। चलो 60 को बाद में देखते हैं। 80 को देखिए, देखिए 80 को हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 12 से भी नहीं, 20 से कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर तीनों में से कोई भी एक भी संख्या से नहीं कर सकते तो वो कट जाएगा। देखो अब 120 को आप देखो, 120 को आप 12 से भी कर सकते हैं, 15 से भी कर सकते हैं, राइट, 15 मल्टीप्लाई 8 और 20 से, 20 मल्टीप्लाई 6, 120 हुआ, तीनों से कर सकते हैं। यानी इन ऑप्शनों में दो ऐसी संख्या है, 60 और 120, जिसको हम 12, 15 और 20 से पूर्ण विभाजित कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो भाई साहब 60 और 120 में छोटी कौन है, तो वो होगी आपकी 60। समझ आ गया, चलिए आगे। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, देखते ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। करना क्या है, सबसे पहले पूछा क्या है, यदि किसी संख्या, मुझे पता नहीं कौन सी संख्या है, तो मैं x को ले लेता हूँ। x क्या है, वह संख्या है, यानी कि जो x आएगा वो हमारा उत्तर होगा। किसी संख्या का 20%, x का 20% की बात हुई, तो x को मल्टीप्लाई करना है किससे, 20%। प्रतिशत हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 100 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं देखिए यहाँ पे कोमा आ गया, यानी कि यहाँ पे मेरा आएगा, क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, कोमा आएगा यानी कि स्टॉप आ गया, वो सेंटेंस यहाँ पे खत्म हुआ। ये सब मामला कितना है, तो 120 है। ये संख्या और उसका 20% मामला क्या है, 120 है। ठीक है, मुझे क्या खोजना है, x खोजना है, और उसके बाद उस संख्या का
120% मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करना है। देखिए 100 है और 20 है, तो नॉर्मल ही 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 कट जाएंगे यहाँ पे, यानी कि नीचे 5 आएगा सिर्फ। 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 120 से, तो मेरा x जो मिलेगा मुझे, x मिलेगा मुझे कितना मिलेगा, 120 मल्टीप्लाई 5, 600 दोस्तों मिलेगा। ये 600 क्या मिला है, तो ये 600 मिला है मुझे x, यानी वो संख्या। लेकिन पूछा क्या है, वह संख्या का 120% मुझे निकालना है। तो नॉर्मली पता चले आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊं कि मुझे मिला है 600, लेकिन दोस्त 600 है वो 100% है, यानी कि अगर 100% जो मेरा वैल्यू है वो है 600, मुझे खोजना है 120%, तो मेरा 120% वैल्यू है वो क्या होगा। करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इज इक्वल टू 120 को 600 से मल्टीप्लाई कीजिए, 120 को 600 से मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को 100 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए। 120 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलेंगे, 720। तो मेरा 720 क्या हुआ, सही जवाब। सही जवाब कौन सा हुआ, 720। चलिए नेक्स्ट। दो संख्याओं का अनुपात है 3:4। उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF है 4, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM मुझे खोजना है। देखिए यहाँ दो संख्याएं नहीं दी गई है, लेकिन दोनों का क्या दिया गया है दोस्तों, HCF मुझे दिया गया है। सॉरी, हाँ, दो संख्याओं का रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है, दो संख्याओं का रेशियो मुझे यहाँ पे दिया गया है, और वो रेशियो कितना है, तो वो है 3:4। ठीक है। अब उनका HCF दिया है, यानी कि दोनों संख्याओं का HCF मुझे दिया है, वो दिया है 4। तो एक नॉर्मल मेथड है, क्या है कि मैं चाहूँ तो HCF को ही इन दोनों रेशियोज के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे दोनों संख्याएं भी मिल सकती हैं। चलो, मेरा मन है कि मैं दोनों संख्याओं सबसे पहले खोज लूँ और बाद में LCM खोजूँ, वो भी कर सकते हैं। एक और भी मेथड है। क्या मेथड है कि हम रेशियो के साथ ये जो HCF दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दिए। चले, सबसे पहले मैं दोनों संख्या खोज लेता हूँ। ठीक है, दोनों संख्या खोज लेता हूँ। दोनों संख्या कैसे खोजना है, तो HCF को मल्टीप्लाई करना है रेशियो के साथ। तो 3 के साथ सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों 12 मिलता है। रेशियो 4 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 16 मिलता है। तो मेरे पास ये दो संख्या, अब जो रेशियो नहीं रही, ये दो संख्याएं मिली। 12 और 16 क्या है, दो संख्याएं। अब मुझे इनका क्या खोजना है, LCM। तो 12 और 16 का LCM क्या होगा, तो दोस्तों 12 और 16 का LCM मुझे पता है कि ये होगा आपका 48। 48 वो होगा जिसको 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 16 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 48 और 1 के बीच में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसको हम 12 और 16 को दोनों को साथ में डिवाइड कर पाए, यानी कि ये हमारा LCM हुआ। ये एक मेथड है जो हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आते हैं, लेकिन एग्जाम में ये मेथड बिल्कुल यूज़ करनी नहीं है। तो कौन से किया करेंगे, उसके नॉर्मल एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, LCM इज इक्वल टू रेशियो का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि रेशियो का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई HCF। क्या है, रेशियो का प्रोडक्ट यानी कि रेशियो का मल्टीप्लिकेशन और उसको मल्टीप्लाई करना HCF का। रेशियो का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, 3:4 का मल्टीप्लिकेशन दोस्तों 3:4 ही होगा। सॉरी, 3 × 4 और HCF है हमारा 4। 3 और 4 12, 12 और 4 48। 48 क्या हुआ, हमारा LCM। आगे भी 48 था, अभी भी 48 है, यानी कि मेरा सही जवाब बनेगा दोस्तों 48। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा गया, तो लाभ या प्रतिशत। देखिए, मान के चलते हैं मेरे पास एक पेन है, ये मेरी पेन है। किसी दुकानदार के पास मैं गया और मैंने 500 रुपये में खरीद ली। ठीक है, यानी कि मैंने खरीदने के लिए कितने रुपये उसको दुकानदार को दिए, 500 रुपये दिए। ठीक है, मैंने खरीद ली। अब मैं आपको वो पेन 600 में बेचता हूँ, राइट। 600 में बेचता हूँ, 500 में मैंने खरीदी थी, 600 में बेचता हूँ दोस्तों। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे कितना लाभ हुआ,
मुझे 100 रुपये का लाभ होगा। कितने पे? तो 500 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए, उसी पे मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 500 नीचे आएंगे जितना मैंने लगाए हैं, जितने में मैंने खरीदी है। हमेशा ये रूल यूज करेंगे, यानी कि इसमें याद रखना है, जब प्रतिशत निकालना हो तो विक्रय मूल्य, कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं लगाना है, क्रय मूल्य है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वही आपको यूज करना है। तो जो प्राइस जो छोटी थी, यानी कि मैंने जो खरीदी थी, याद रखना हमेशा खरीदी, क्योंकि छोटी पड़ी तो इसमें अगर लॉस होगा तो वो जो सेलिंग प्राइस है वो छोटी हो जाएगी। तो मैंने जो खरीदा था वो नीचे आएगा, और ऊपर जो हानि हुई या तो प्रॉफिट हुआ जो ऊपर आएगा। और प्रतिशत में कन्वर्ट के लिए मैं नॉर्मल ही 100 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई, बस काम खत्म हो गया। क्या हुआ देखिए, 500 में खरीद कर 600 में बेच दिया, तो मुझे लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए, ये 2 जीरो कटे दोस्तों, ये 2 जीरो कटो। 100 को मैंने 5 से डिवाइड करना है, तो नॉर्मली मुझे पता चल जाएगा 100 को 5 से डिवाइड करो तो ऊपर मिलेगा मुझे कितना, 20। लेकिन 20 क्या होगा, प्रतिशत। 20% कहाँ है, ऑप्शन बी मेरा सही जवाब मिलेगा। ऐसा अगर नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा एक मेथड है जो एग्जाम में आपको यूज़ करना है, वो कौन सा है। देखिए, 500 रुपये में मैंने किसी चीज़ को ख़रीदा और मुझे 600 में बेचने पर सीधा 100 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 500 का पाँचवा हिस्सा, 500 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 100। 500 का पाँचवा हिस्सा मुझे 100 मिला, 100 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 100% का पाँचवा हिस्सा को कितना बनता है, तो 20%, यानी कि 20% का मुझे क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ। चलिए नेक्स्ट, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। देखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज खोजने के लिए एक बेहद ही बेस्ट जो है फॉर्मूला है, क्या है, तो कितने भी नंबर दिए गए हैं, अगर उनका जो कंडीशन क्या है कि वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए, तो n+1/2, ये जब भी चाहो फॉर्मूला लगा सकता है। n कितना है दोस्तों, तो 50 +1 डिवाइडेड बाई कितने, 2, यानी कि 51/2। 51/2 को डिवाइड करते हैं तो कितने मिलेंगे, 25.5। 25.5 कहाँ है, ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर। कोई भी नंबर हो, टोटल नंबर को अगर आप उस पूछना है तो इसी मेथड से आप कर सकते हैं। देखिए, x+1/x = 5 है, तो x² + 1/x² कितना होगा। देखिए, इसका नॉर्मल ही फॉर्मूला है, क्या है, a², अगर प्लस दिया गया है तो -2, क्या है, a² - 2। a² यानी कि ये 5 है, वो है हमारा a, तो कितना हुआ 25 और -2, 25 में से 2 गए तो दोस्तों बचेगा 23। 23 क्या है मेरा फाइनल वैल्यू, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए, 800 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अगर आप चाहो तो एक फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, क्या है, I = PRN/100। ठीक है, 800 रुपये यानी कि मेरा P जो है वो है दोस्तों 800, मेरा R है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है 5, और मेरे साल है 2, यानी कि N है मेरा 2, डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो कटे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40 मिलता है, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 80 मिलता है। 80 रुपया क्या हुआ मेरा, आई मिला। आई यानी कि इंटरेस्ट, यानी कि मेरा साधारण ब्याज 2 साल का होगा, वो 80 रुपया हुआ। क्या एग्जाम में ये मेथड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों क्या करना चाहिए, अगर आपके पास साधारण ब्याज हो या तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो, यही मेथड यूज करना है। क्या करना है, पी मेरा 800 है, वो तो मुझे पता है। अब क्या करना है, माइंड में आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर, 1 साल पूरा हो गया, राइट। अगर मैंने आपको 2025 यानी कि पिछले साल में आपको 800 रुपये दिए थे, अभी 1 साल खत्म हुआ तो मैं आपके पास 1 साल का इंटरेस्ट मांगूंगा, वो कितना होगा, तो कितने हिसाब से होगा, 1 साल का सबसे पहले करना है, तो 800 का 5%। वैसे तो समझ में नहीं है कि 800 का प्रतिशत कितना होगा, क्या सब हम प्रतिशत निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, तो ये 800 का 10% सीधा निकालो, यानी कि 800 का 10वां हिस्सा कितना हुआ, 80। और 80 क्या है, 10%, हमें खोजना है 5%, तो 80 का आधा कितना हुआ दोस्तों, तो 40। ये कितना है, फर्स्ट साल का। 2 वर्ष का, 2 वर्ष यानी कि दूसरे साल आ गया, दूसरे साल का 800 का वही, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है तो वही 1 साल का 40 बनेगा, तो पहले साल का 40, दूसरे साल का 40,
टोटल मिला देते हैं तो कितने बोले 40 + 40 80। 80 क्या हुआ 2 साल का इंटरेस्ट। अगर मैंने ऐसा नहीं पूछा होता और मैंने पूछा होता कि भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज दीजिए, साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट दीजिए, मुझे सिंपल इंटरेस्ट नहीं लेकिन कंपाउंड चाहिए, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये 40 जो दिया है आपका उसका 5% आपको लगाना है। ठीक है, 40 है यानी कि 1 साल के बाद, यानी कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जो 40 रुपये हमारा पहले साल का इंटरेस्ट था, उसका इंटरेस्ट कितना हुआ 5% के हिसाब से 10% होगा 4 रुपये और 5% होगा दोस्तों अपना 2 रुपये, 4 रुपये के आधा। तो 80 40 + 40 + 2 यानी 80 + 2 यानी कि 82। ये किसका होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मुझे 800 रुपये के 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता तो 82 रुपये मुझे मिलते। एक आयतन की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों ये है मेरा आयत। ओके, अब इसमें होता क्या है कि मान के चलते हैं इसकी लंबाई सबसे पहले थी 20 ले लेते हैं, चलिए थोड़ा आसान हो जाएगा, और चौड़ाई है दोस्तों 10। ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला क्या है? तो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यानी L × B। लंबाई है 10, सॉरी लंबाई है 20, चौड़ाई है 10, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 20 और 10 = 200। 200 क्या हुआ? मेरा क्षेत्रफल आयत का। चलिए अब क्या पूछा है? ये पहले था, लेकिन उसमें क्या करते हैं 20% की बढ़ा देते हैं। चलिए 20% बढ़ा देते हैं, यानी 20 है, 20 का 20% दोस्तों कितना हुआ? जो है 20, तो 20 को हमें अभी अभी मैंने आपको कहा 20 का सबसे पहले 10% लेना है। सबसे पहले खोजना क्या है 10%, यानी कि 20 का 10वां हिस्सा 2 हुआ, तो 20% कितना हुआ 4 हुआ, यानी कि 20 की जगह पे कितना बनेगा दोस्तों 24 मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, चौड़ाई जो होती है वो 10% घटाई जाती है। ये 10 है, यानी कि 1% क्या करते हैं कम। 10 का 10वां हिस्सा कितना हुआ 1%, लेकिन क्या करना है घटाना है। 10 की जगह पे क्या बनेगा 9, यानी मेरा जो नया लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई है अभी 24 और चौड़ाई है 9। अब मुझे वही फॉर्मूला यूज करना है। करना क्या है 24 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। 24 को क्या करना है दोस्तों 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 24 को अगर 9 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 24 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ 240 आते हैं, और 24 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 240 में से मैं 24 को निकाल देता हूँ तो 6 मिलेंगे। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 मिलेंगे और कैरी होगा 3। 9 और 2 18, 18 और 3 216। 216 क्या हुआ दोस्तों एक फॉर्मूला। मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ? तो मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ तो कि अगर मेरे के पास 24 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो मैं क्या करूँगा? क्या 24 को नॉर्मल मल्टीप्लाई करूँगा? बिल्कुल नहीं करा। मैंने क्या किया 24 को मैंने सीधा 10 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मेरे को पता चल गया कि 240 मेरा आंसर बना। क्या किया 200 मल्टीप्लाई, लेकिन 24 को मुझे 9 बार ही यूज़ करना है, यानी कि 10 में से एक बार हटा देना है, यानी कि -24 करना है। तो ये तो नॉर्मल माइनस प्लस तो हम नॉर्मली माइंड में कर सकते हैं। 240 में से 24 में हटा देता हूँ तो मेरे पास बचे 216, और भाई साहब ये है आंसर 216। लेकिन क्या हुआ क्षेत्रफल में जो परिवर्तन है उसका प्रतिशत खोजना है। तो पहले वो बढ़ाने से पहले 200 था और बढ़ाने के बाद 216 हुआ। तो अभी अभी हमने थोड़ी पहले बात की कि पहला का जो वैल्यू है वो था 200, और बढ़ाने और घटाने के बाद हुआ 216, यानी कि बढ़ोतरी हुई। कितनी हुई? 16 की बढ़ोतरी हुई। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 मिलेंगे, 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों 8% मिलेगा। 8% के लिए क्या हुई प्लस था, इसीलिए इसकी हुई वृद्धि। तो ऑप्शन बी मेरा सही जवाब। √625 √484 का जो वैल्यू है मुझे खोजना है। √625 दोस्तों 25 का स्क्वायर है, और √484 है दोस्तों 22 का स्क्वायर। 25 + 22 47। 47 कहाँ है? ये रहा ऑप्शन ए में।
ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? चलिए, ए है मेरा और ये है मेरा बी। ए किसी काम को 10 दिन में निपटाता है, बी उसी काम को 15 दिन में निपटाता है, काम वही है, तो दोनों का क्या लेंगे हम? एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम दोस्तों हम सबको पता है 30 होता है। 30 करने के लिए 10 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यानी कि 10 जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो वो टोटल काम कितना है? 30। तो वो 30 यूनिट करने के लिए 10 दिन, हर दिन 3 यूनिट। वैसा ही दो है, सॉरी बी है, वो 15 दिन लगातार काम करता है और एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तब वो टोटल 30 यूनिट काम है, यानी कि 30 टॉयज बनाने हैं फॉर एग्जाम्पल। तो हर रोज़ के 2 टॉय बनाएंगे तो वो 15 दिन में 30 टॉय वो बना देगा। तो ये नॉर्मल एक मेथड इसको समझने के लिए, समझ गए? अब क्या है, ए भाई साहब वो एक दिन में 3 टॉय बनाता है और बी 2 टॉय बना के, चलो इन दोनों को साथ में मिला देते हैं। क्या पूछा है? दोनों मिलकर, यानी कि 3 और 2 तो दिन के 5 टॉय बनेंगे। हमें बनाने कितने हैं दोस्तों? 30, यानी कि 30 टॉय को हम 5 से डिवाइड करते हैं, दिन के 5 बन रहे हैं, तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितने मिलेंगे? 6, यानी कि 6 दिन में अगर वो साथ में बैठ जाएंगे, 6 दिन में इस काम को निपटा देंगे। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करती है। देखिए, जब जब आपके पास कोई भी नंबर है, यानी कि एक्स मान के चलते हैं, किलोमीटर प्रति आवर में दिया गया है और आपको मीटर प्रति सेकंड में उसको कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है, तो 5/18 से, याद रखना। अगर ये किलोमीटर प्रति आवर में दिया है तब, अगर आपको एक्स जो है, यानी कि जो वैल्यू ये दी गई है उसको मैंने एक्स मान लेता हूँ, मीटर प्रति सेकंड में दी गई है और मुझे पूछा है कि इसको किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट कर दिए, तो मैं किससे करूँगा? 18.5। ये तो फॉर्मूला मैंने बोल दिया, लेकिन याद किससे रखा भाई साहब? और ये आंसर आएगा वो क्या आएगा? मीटर प्रति सेकंड, और ये आएगा वो किलोमीटर प्रति आवर। याद रखने का बहुत ही सिंपल है। मैं बड़े नंबर से, यानी कि एक्स जो मेरा किलोमीटर प्रति आवर है, यानी कि ऑब्वियसली ऐसा बड़ा है 72 किलोमीटर, इसी तरह का बड़ा होगा, तो एक्स जब बड़ा है और मुझे छोटे यूनिट में जाना है, मीटर प्रति सेकंड में यूनिट में जाना है, तो मेरा जो अंश आएगा वो क्या आएगा? छोटा आएगा, क्योंकि मुझे छोटे यूनिट में जाना है तो 5 ऊपर आएगा। अगर मुझे किलोमीटर वाले यूनिट में जाना है, यानी कि बड़े यूनिट में जाना है, तो ऊपर कौन सा नंबर आएगा? बड़ा आएगा, तभी उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़ा आएगा। तो याद रखना है, जब यूनिट छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब यूनिट बड़ा होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल हो गया, अब तो करना कुछ नहीं है। 72 है मेरा, एक्स है 72, मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो ऑब्वियसली मुझे छोटे यूनिट में जाना है, तो मैं 5 ऊपर रखूँगा, 18 को नीचे रखूँगा। 72 को 18 से डिवाइड करते तो 4 मिलेगा, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 20 मिलेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, राइट। इसको एग्जाम्पल मैंने कहा लेने का एक यही जो मेरा मोटिव था कि जब जब बड़े एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो ये मेथड आपको आने ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना कुछ होगा नहीं। देखिए, 0.003 मल्टीप्लाई 0.02 का मान क्या होगा? देखिए, सबसे पहले इनको हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? पॉइंट को हटा देते हो। 3 को पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? तो 3 डिजिट है, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड कर देते हैं। और दूसरे 2 को पॉइंट के बाद 2 है तो कितने से करते हैं? 100 से। चलो समझ आ गया, जैसा आ गया। चलो अब नॉर्मल मेथड कर सकते हैं। 3 और 2 मल्टीप्लाई कितना हुआ दोस्तों? 6। लेकिन नीचे कितना हुआ? नीचे हुआ ये 3 जीरो और 3 जीरो, तो टोटल कितने हुए? 5 जीरो मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद अब 6 टोटल 5 डिजिट आ सकते हैं, राइट। कितने हुए? जितने जीरो है उतना ही डिजिट पॉइंट के बाद मुझे रखने हैं। 1 2 3 4 और 6, टोटल कितने हुए? 5 डिजिट, क्योंकि जितने जीरो नीचे थे उसके हिसाब से ऊपर मुझे डिजिट कहाँ है? इससे 5 डिजिट। ये रहा ऑप्शन डी मेरा सही जवाब। एक त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात दिए हैं तो 2:3:5। तो बड़े सबसे बड़े कोण का अनुपात देखिए, ये कोई भी त्रिकोण दिया गया है उसका अनुपात दिए हैं 2:3:5 के हिसाब से। हम सबको पता है, क्या पता है? कि इन तीनों का कोण टोटल तो 180 ही होगा, चाहे वो तीनों 60-60 हो, चाहे एक 90 हो, और बाकी जो बच्चे हैं वो 45-45 हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो यानी कि तीनों में से
टोटल मिला के तीनों को मिला देखो तो 180 आना ये तय है, क्योंकि ये त्रिभुज है। ठीक है, अब क्या करना है, 2x प्लस 3x प्लस 5x, तीनों का एडिशन कितना हुआ, वो 180 होगा, ये तय है। 2 + 3 5, 5 + 10 5, यानी कि 10, टोटल 10x बराबर कितना, 180। x मुझे मिलेगा दोस्तों 18, क्योंकि 0 0 2 कट गए तो x बचा मेरा 18। सबसे बड़ा 2 3 और 5 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो दोस्तों 5। तो 18 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलेंगे, 90। ऑप्शन सी मेरा सही है। अगर मुझे पूछा होता कि सबसे छोटा कौन सा है, तो 18 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेंगे कितने दोस्तों, 18 2 36। अगर मुझे पूछा होता 3 का, तो 18 3 54, मिला दीजिए। 54 को 36 के साथ मिलेगी और इनको 90 से मिलेंगे। इन तीनों का एडिशन कितना हुआ, 180 ही आएगा, ये फिक्स है। 54 और 36 90 हुए, प्लस ये 90 180। लेकिन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे बड़ा, तो वो होगा 90। यदि 15 कलमों का क्रय मूल्य इज इक्वल टू 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको चांसेस हैं कि आप गलती कर बैठे, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं है जब आप इस मेथड के साथ जाओगे। क्या जाओगे, तो 15 कलमों का क्रय मूल्य, तो 15 मल्टीप्लाई CP, बस चिपका देना है जैसा मैंने चिपका है। क्रय मूल्य यानी कि CP, कॉस्टिंग प्राइस। चलिए, 20 कलमों का विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस, 20 मल्टीप्लाई SP। अब भाई साहब क्या है, कुछ नहीं है, जो सामने है वो उसका, और जो है पास है वो दूसरे का। इसका मतलब CP है 20 है, और SP है वो है 15 है। पता चल गया, यानी कि सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 15 रुपये है, यह होता है। और कॉस्ट प्राइस है मेरी है वो 20 रुपये, यानी कि कोई भी चीज़ मैंने 20 रुपये में खरीदी और SP यानी कि 15 रुपये में बेची। ऑब्वियसली क्या पूछा है मुझे, हानि ही होगी। देखते ही पता चल गया। मैंने आपको बताया थे कि हमेशा नीचे क्या आना चाहिए, नीचे आपका कॉस्ट प्राइस आनी चाहिए। और वो CP कितनी है दोस्तों, CP है आपकी क्रय मूल्य है आपका 20, तो नीचे 20 आएगा। सेलिंग प्राइस है मेरी 15, ये का इसका मतलब ये हुआ, तो 20 में से मुझे 5 का नुकसान हुआ है, तो मुझे 5 की हानि हुई है, 15 इसका मतलब। और मल्टीप्लाई प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आएंगे, 100 को 4 से डिवाइड करते हैं दोस्तों 25 आएगा, तो 25% आएगा, यानी कि सही जवाब ऑप्शन ए मिलेगा। एकदम बेसिक तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अगर इसमें कोई भी रकम चेंज कर दे, कोई भी यहाँ पे पेंसिल लगा दे, पेन लगा दे, 5 पेन ये खरीदा, ये जो भी चाहे कर सकते हैं, मेथड यही साम रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी वृत्त की परिधि दी गई है दोस्तों 44 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये आपका वृत्त है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। ये है आपका वृत्त, सॉरी निकल गया। चलिए, ये है वृत्त। इसकी परिमिति, परिमिति सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमिति किसको बोलते हैं भाई साहब। ये जो होती है, सॉरी चलिए हटाने का ये है, हाँ। तो ये जो बॉर्डर होती है, जो ये बॉर्डर मैंने आपको दिखाई, जो राउंड में बॉर्डर थी, उसको बोलते हैं हम परिधि। परिधि क्या बोलते हैं उसको, हम बॉर्डर को बोलते हैं परिधि। और परिधि का बॉर्डर खोजने का, पूरी बॉर्डर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो 2πr। ये क्या है, फॉर्मूला है 2πr पूरी परिधि का, और वो गई है 44 सेंटीमीटर। चलिए समझ आ गया। आगे करना क्या है, मुझे क्षेत्रफल खोजना है। इसका मतलब मुझे क्षेत्रफल क्या होता है, तो बॉर्डर के जो बीच का हिस्सा है, जहाँ मैंने आपको अभी अभी लाइन मैंने ड्रॉ की, इसको बोलते हैं दोस्तों क्षेत्रफल। मुझे खोजना है वो क्षेत्रफल। मुझे बॉर्डर दी गई है, उनके बीच का हिस्सा खोजना है, तो आपको नॉर्मल पता चला जाएगा कि यस वी कैन फाइंड इट। लेकिन कैसे, इसके मुझे क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला आना चाहिए। यस, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr²। ये आर है और ये आर है, r² है। चलिए, 2 का वैल्यू पता है, पाई का 22/7 वो पे पता है, लेकिन आर का वैल्यू मुझे नहीं पता है। और मुझे एरिया खोजने के लिए आर तो मुझे चाहिए ही, राइट। परिधि दोस्तों दी गई है 44 रख देता हूँ। और वो क्या है, परिधि, परिधि फॉर्मूला क्या है, 2πr। चलो 44 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, यस, तो 22 आएगा लेफ्ट साइड। पाई का वैल्यू हम सबको पता है दोस्तों कितना है, तो 22/7 है, मल्टीप्लाई आर है। ठीक है, तो 22 22 दोनों तरफ है तो कट गए,
7 इधर आ जाएंगे, इसका मतलब आर मेरा कितना हुआ दोस्तों 7। आर मेरा 7 मुझे पता चल गया। चलिए 22 से पाई का वैल्यू कितना है 22/7 आर स्क्वेयर, यानी कि आर कितना है 7। 7 कितनी बार 2 बार, क्योंकि आर का स्क्वायर पूछा है। तो 7 7 एक बार करके 22 को अगर मैं 7 से एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो 154 मिलेगा आंसर। 150 वर्ग सेमी कहाँ है, ऑप्शन ए 154 वर्ग सेमी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का युग 70 वर्ष हुआ, तो पुत्र की वर्तमान आयु। देखिए जब आपको इसी तरह के क्वेश्चन है तो बड़े ही सेंटेंस आपको पकड़ने हैं। कौन से सेंटेंस पकड़े, सबसे पहले पिता की आयु, एक एक सेंटेंस में आपको खोजना है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मान के चलते हैं पुत्र की आयु 1 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिता की आयु इसकी कितनी हुई 3 गुनी हुई, 3 गुना होगी, डेफिनेटली 3 गुना होगी, यानी कि 3x होगी, क्योंकि 3 गुना है। तो यह अगर पुत्र की मान के चलते हैं 10 साल है तो पिता की आयु 3 गुनी यानी कि 30 साल होगी, यानी कि x से वो, तो पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु ऑब्वियसली 3x ही होगी। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 17 साल है। देखिए बात कब की है, 5 वर्ष बाद की। लोग कितने 2, यानी कि अभी है, राइट, अभी जो उम्र है उसके बाद दोनों का युग 5 साल के बाद, यानी कि दोनों की एज में, पिता और पुत्र दोनों की एज में 5 साल बढ़ेगी, यानी कि टोटल 10 साल बढ़ जाएंगे। 10 साल बाद की एज है 17, तो अभी की एज कितनी है दोस्तों, तो वो है 60, और वो क्या है, दोनों का योग। पुत्र की x, पिता की 3x, और 5 साल के बाद दोनों की 17 थी, लेकिन मैंने 10 साल अगर, क्योंकि दोनों की एज में 5 साल एज में बढ़ती है तब 17 हुई, तो दोनों में से मैं 10 साल निकाल देता हूँ तो 60 में से मिलेगी। x + 3x 4x बराबर 60, x तो मिलेगी मुझे दोस्तों 60 को मैं 15 से, सॉरी 4 से डिवाइड करता हूँ तो 15 मिलेंगी। x मुझे मिला 15, इसका मतलब पुत्र की एज x है, यानी 15 है। 15 को 3x पिता की है, 3x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 44 मिला। पुत्र की वर्तमान आयु दोस्तों मिलेगी मुझे 15 वर्ष। सिंपल, बहुत सिंपल है। 3/4 5/6 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए जब इस तरह के अगर आप नहीं डिवाइड करना चाहते और नहीं जमेल में पढ़ना चाहते हैं तो नॉर्मली जो इसके डिनोमीटर है उसका क्या कर लेना, हमें एलसीएम। एलसीएम में 4 6 और 8, उसका नॉर्मल एलसीएम क्या है हम सबको पता है 24, राइट। ऊपर है इसमें 3, इसमें है 5/24, और इसमें है दोस्तों 7/24, क्या है 7/24। तो हमें इसमें दोस्तों खोजना है क्या, सबसे बड़ी वाली जो संख्या है वो कौन सी है। नॉर्मली पता चल जाएगा, 3 है छोटी है, 5 है छोटी है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी होगी, 7 ही होगी। तो लेकिन ये कौन सा है 7/8 का, तो 7/8 ऑप्शन सी मेरा सबसे बड़ी है। चलिए एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, उसका एक ही फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, प्लस और माइनस ए प्लस और माइनस बी प्लस और माइनस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। ए और बी क्या है, ए ये जो पहला बढ़ाना है और दूसरा बी है वो ये घटाना। प्लस और माइनस कैसे लेना है, तो बढ़ाया है तो आगे प्लस आएगा तो +10, घटाया है तो प्लस और माइनस में माइनस आएगा कितना -10, राइट। प्लस और माइनस एक बार अगर माइनस आ गया तो इधर माइनस ही लगेगा। 10 × 10 अपॉन 100 आएगा, 2 जीरो तो कट गए। +10 -10 जीरो, -1, -1 क्या हुआ प्रतिशत, लेकिन माइनस से आगे क्या हुई कमी, 1% की क्या होगी कमी। एक घन का आयतन है 125 घन सेमी, उसके फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये है घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, a³ = 125। ए क्या हुआ मेरा दोस्तों यहाँ पे 125 का वो निकलेगा आपका, किसका घन है तो 5 का है घन, 5 का घन है 125। तो ये दोस्तों है वो क्या हुआ आपका, एक साइड हम खोजते हैं ये फलक है, राइट।
सॉरी घन का आयतन, घन है ये। तो एक साइड वो हुई मेरी कितनी हुई, टोटल 3 साइड होती हैं घन में, तो एक साइड मेरी जो होगी वो कितनी होगी आपकी 5। ठीक है, तो 5 मेरा सही जवाब। देखिए 2487 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। 8 का स्थान प्लेस वैल्यू यानी कि जो की है वही कहाँ है, इकाई दो यानी कि 80 आएगा, फर्स्ट और सेकंड 80, 80 का ऑप्शन बी में। किसी संख्या के आधे का एक तिहाई 10 है तो वह संख्या है। देखिए किसी संख्या यानी कि x का आधा यानी कि x/2 का एक तिहाई यानी कि उसको मल्टीप्लाई करना 1/3 से, और वो कितना होगा 10। 2 और 3 मल्टीप्लाई 6, और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो कितना हुआ 60, x मुझे मिलेगा 60, तो 60 ऑप्शन बी। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 5:3, तो उसका कुल छात्र है 800, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। देखिए टोटल अनुपात दिया है 5:3 यानी कि टोटल एडिशन करते हैं 8x कितना है 800, x कितना है 100। देखिए लड़कियां खोजनी है तो लड़कियां कितनी है इसमें 3x, तो x की जगह पे 100 रखते हैं तो दोस्तों 300 लड़कियां यहाँ पे मिलेंगी, 300 ऑप्शन ए। 7 के प्रथम 5 गुणजों का योग बहुत ही सिंपल है, आपको करना है क्या है 7, 14, 21, 28 और 35 इन सब का एडिशन कर देना है, जो आंसर मिलेगा वो आपका आंसर। देखिए एक दुकानदार अंतिम मूल्य पर 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर हो, अंकित मूल्य कितना है 1000 रुपये, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य अगर 1000 रुपये है राइट, तो उसको जो विक्रय मूल्य यानी कि जो बेचने की कीमत है वो कितनी होगी। 1000 अंकित मूल्य, उस पर छूट कितने प्रतिशत की है 10% की, 10% की दोस्तों छूट है यानी कि 10%, 1000 का 10वां हिस्सा कितना होता है 100, यानी कि 1000 में से 100 निकल गए तो दोस्तों बचा कितना 900। 900 कहाँ है ऑप्शन ए, 900 रुपये उसका क्या होगा सेलिंग प्राइस होगी आफ्टर डिस्काउंट। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होगा। देखिए कोई भी नंबर अभाज्य संख्या ले लेते हैं, मान के चलते हैं मैं 11 और 13, एचसीएफ दोनों में कॉमन होने के नंबर कौन सा है, इसमें है कोई भी 11 और 13 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगी वो होगी ए 1, हमेशा क्या होगी 1। कब, जब एचसीएफ पूछा जाता। अगर मुझे एचसीएफ की जगह पे एलसीएम चिपका देता तो क्या होगा 11 और 13 का क्या होगा गुणनफल, ऑप्शन सी बनता उनका गुणनफल अगर एलसीएम पूछा होता तो। लेकिन मुझे पूछा एचसीएफ तो वो होगा सही आंसर 1, यानी कि कोई भी प्राइम नंबर हो और दो संख्याएं दी गई हैं तो उसका एचसीएफ हमेशा एक ही होगा, एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सर ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वही तरह के। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वो ज्वाइन कर दीजिए, जहां आपको बहुत सारा मटेरियल और अपडेट मिल जाएंगी अगले लेक्चर की। थैंक यू वेरी मच।